जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना के जो एक्स सर्विसमैन जवान होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि भारतीय सेना में सेवा देने के बाद चाहें तो कोई दूसरी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकता है और उसमें उनको आरक्षण मिलता है, यानी कि रिजर्वेशन मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्व सैनिक के लिए यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए नौकरियों में आरक्षण संबंधित नियम क्या है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, यानी कि किनको एक्स सर्विसमैन माना जाता है और जो रिजर्वेशन है कितना रिजर्वेशन मिलता है, एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रिलैक्सेशन मिलता है यानी कि छूट मिलती है, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर एक्स सर्विसमैन एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एक से दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करता है एक बार में, तो क्या सभी में आरक्षण मिलेगा या फर्स्ट जॉब में ही आरक्षण मिलेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लेटेस्ट ऑर्डर पर आधारित है और इसीलिए मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस रूल के तहत ये रिजर्वेशन मिलता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, द एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट्स रूल 1979 के तहत किया गया है और इसके तहत रिजर्वेशन का लाभ मिलता है सरकारी नौकरी में। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं, किनको एक्स सर्विसमैन माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं, चाहे वो कॉम्बेटेंट हो यानी कि लड़ाका में हो, या जानते हैं कि लड़ाके के अलावा बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं यानी कि नॉन कॉम्बेटेंट हो, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान को मिलता है। और इसके लिए शर्त क्या है, और आगे कुछ और ऐसे जवान हैं जिनको भी इनका लाभ मिलता है, लेकिन उससे पहले किन जवान को मिलता है जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से होते हैं। तो पहला देखिए कि उनको एक सर्विसमैन का लाभ मिलता है जो सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, यानी कि पेंशन लेने के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन मिल रहा है। और दूसरा होता है कि जिस जवान को मेडिकल या डिसेबिलिटी, सेना में रहते हुए मेडिकल कारण या डिसेबल हो जाने के कारण, अपंग हो जाने के कारण उनको उनको डिसेबिलिटी पेंशन पर डिस्चार्ज कर दिया गया है सेना से, तो उनको भी इसका लाभ मिलता है। तीसरा देखते हैं कि अगर उनको रिट्रेंचमेंट किया जाता है, यानी कि जहां पर जितने जवान की ज़रूरत थी और उसमें कम जवान चाहिए, तो इस केस में क्या होता है, कई सारे जवान को रिट्रेंच कर दिया जाता है, छटनी कर दिया जाता है, तो वो भी एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं। और चौथा आप देख सकते हैं कि जिनको स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए आर्मी में रखा जाता है और उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम तक काम करने के बाद अगर उस सेना से वापस आते हैं, बशर्ते कि ये डिसमिसल के केस नहीं होना चाहिए, डिस्चार्ज मिसकंडक्ट के आधार पर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, या कोई इनएफिशिएंसी यानी कि काम में एफिशिएंसी ना हो, इसके कारण अगर निकाला गया है तो फिर इसका लाभ नहीं मिलेगा। और जिनको स्पेसिफिक पीरियड के बाद सेना से रिलीज़ किया गया है तो उनको ग्रेचुइटी मिला हो। और इसके साथ टेरिटोरियल आर्मी के जवान भी आते हैं। तो ये जो आपने देखा है नेवी, एयरफोर्स और आर्मी का देखा है, अब आप देखिए कि टेरिटोरियल आर्मी के जवान हैं तो जो पेंशन होल्डर होते हैं उनको भी एक सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ मिलता है। और दूसरा, जिनको कि डिसेबिलिटी हो जाता है उसके कारण उनको डिस्चार्ज किया जाता है, उनको भी इसका लाभ मिलता है टेरिटोरियल आर्मी के।
या फिर टेरिटोरियल आर्मी के जवान अगर कोई गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं तो उनको भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ मिलता है। दोस्तों आप जान गए कि एक्स सर्विसमैन किसे कहा जाता है। इसके तहत अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रिजर्वेशन कितना मिलता है, तो ये भी मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट तक रिजर्वेशन मिलता है। अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं इसमें जो आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, आसाम राइफल्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सब पैरामिलिट्री फोर्स कहलाते हैं। तो इसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट तक रिजर्वेशन है। और जब दूसरी जॉब की बात करते हैं तो उसमें 10% ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि ग्रुप सी पहले डी में भी था 20%, लेकिन अब डी पोस्ट को मर्ज कर दिया है सी में ही, इसीलिए अब ग्रुप सी के जो पोस्ट होते हैं उसमें 10% पोस्ट पर रिजर्वेशन मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये अलग से रिजर्वेशन है। तो दोस्तों ये रिजर्वेशन अलग से नहीं है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन होता है तो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी में उसको एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि कोई शेड्यूल कास्ट है, यानी कि एससी कैटेगरी का कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सेलेक्ट होता है तो उनको उसी जो एससी के लिए जो प्रोविज़न है रिजर्वेशन का उसी में उनको एडजस्ट किया जाता है, यानी कि अलग से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, उसे उसी कैटेगरी में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आप देख लिए कि ये रिजर्वेशन संबंधित प्रोविज़न है। अब आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि एज रिलैक्सेशन क्या मिलता है। तो दोस्तों आप जानिए कि ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट होते हैं तो जितना दिन मिलिट्री सर्विस आपने किया है और उसमें 3 वर्ष का और एक्स्ट्रा लाभ मिलता है, यानी कि अगर आपने 10 ईयर्स मिलिट्री सर्विस किया है तो 3 ईयर्स और जोड़ दीजिए तो 13 वर्ष। मान लीजिए जो पोस्ट के लिए जो लास्ट एज है तो उसमें और 13 वर्ष आप अपना जोड़ सकते हैं, यानी कि 13 वर्ष का लाभ मिलेगा जो प्रिस्क्राइब है उस पोस्ट के लिए। तो ये ग्रुप सी का आपने देखा है कि जितना दिन आपने मिलिट्री सर्विस किया है उसमें 3 वर्ष जोड़ दीजिए, तब अगर उस पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है तो उसके अंदर आता है तो आप एलिजिबल होंगे। और ग्रुप ए और बी पोस्ट, मान लीजिए कि ग्रुप ए और बी कैटेगरी की अगर पोस्ट है सरकार के अधीन और उसमें अगर ऑल इंडिया बेसिस के आधार पर, मान लीजिए कि ऑल इंडिया जो बेसिस होता है उसके आधार पर एग्ज़ाम अगर नहीं होता है, यानी कि जो यूपीएससी कंडक्ट नहीं करवाई है एग्ज़ाम को, तो उसमें भी वही प्रोविज़न है कि लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। अगर कोई ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है ग्रुप ए और बी पोस्ट के लिए तो उसमें 5 वर्ष का लाभ मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 ईयर्स का कंसेशन मिलता है एज में। अब इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें क्या छूट मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी पोस्ट जो होते हैं उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कंसेशन दिया जाता है, यानी कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है अपने डिस्क्रिप्शन पर चाहे तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको रिलैक्स कर सकता है, उसको कम कर सकता है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इसके लिए जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कि जहाँ पर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन होता है या उससे कोई लोअर एग्जामिनेशन होता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पोस्ट के लिए, तो एक्स सर्विसमैन जो कि 3 वर्ष का सर्विस पूरा कर चुका हो आर्मी में तो उनको इसमें छूट मिलता है, यानी कि अगर ये सर्टिफिकेट उनके पास नहीं भी है तो उनको एलिजिबल माना जाएगा। तो ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात है और मामले में बिल्कुल फिट होना चाहिए वह कर्मचारी, यानी कि एक्स सर्विसमैन। अब बेनिफिट जो रिजर्वेशन को मिलता है तो ये रिजर्वेशन में आप यहाँ देख सकते हैं क्या ये फर्स्ट जॉब में ही मिलता है, यानी कि जैसे कि आपने कई जगह अप्लाई किया और एक जॉब मिल गया और उसे आपने ज्वाइन कर लिया, तो क्या बाद वाले जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ही मिलता है, यानी कि बाद में अगर कोई दूसरे पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आप एंटाइटल नहीं होंगे, क्योंकि एक बार सिविल पोस्ट ज्वाइन कर लेने के बाद आप सिविलियन एम्प्लाई
बन जाते हैं, एक्स सर्विसमैन नहीं रहते आप। लेकिन अगर आप दूसरे हायर ग्रेड या कोई भी ग्रुप सी का कैडर है तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि एज का जो छूट है तो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें आपको छूट मिलेगी। और इसमें अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो फिर उसका क्या होगा। बाद में किसी अच्छे पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिए कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं और आपने अगर जॉब ज्वाइन कर लिया है तो दूसरे जॉब में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपको ये काम अवश्य करना चाहिए कि जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं फर्स्ट टाइम सिविलियन जॉब, तो आपने जितने जगह आपने अप्लाई कर रखा है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग आप अपने ऑफिस को दे दीजिए, ताकि बाद में अगर आपका सिलेक्शन उससे बढ़िया पोस्ट के लिए होता है तो आपको वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इसका डिटेल नहीं देते हैं तो बाद वाले जो सिलेक्शन अगर अच्छे जगह होता भी है तो इसकी सूचना आपने जॉब में नहीं दी है कि जॉब में आने से पहले आपने अप्लाई कर रखा है, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि ये सब जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसी में मिलता है, और उसी में या फिर जहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है वहीं पर मिलेगा। और एक नोटवर्थी बात और है कि प्रमोशन में एक्स सर्विसमैन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये इससे संबंधित प्रावधान है। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है तो क्या उसमें ढील दी जा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें जो स्टैंडर्ड होता है उसमें ढील दी जा सकती है। जैसा कि आप देखते हैं कि एससी के लिए अलग स्टैंडर्ड होता है, एसटी के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है। उसी तरह इसमें भी ढील दी जा सकती है। यानी कि अगर जनरल का सिलेक्शन 50 रखा गया है तो एक्स सर्विसमैन के लिए 45% रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये है एक्स सर्विसमैन से संबंधित रिजर्वेशन का प्रावधान। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा और ये लेटेस्ट ऑर्डर से आप अपडेट भी हो गए होंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।